हेलो लर्नर्स, कुमार क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हम इसका जो सेकंड टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspirations. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. ये दो इस पैराग्राफ में हमें जो बता रहे हैं वो हमसे कह रहे हैं कि जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था इसकी शुरुआत जनवरी 1921 में हुई। बहुत सारे जो सामाजिक समूह थे, बहुत सारे जो सोशल ग्रुप थे, उन्होंने इस आंदोलन में, इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया था या वो शामिल हुए थे। और हर किसी की इस मूवमेंट के साथ इस अपनी अपनी स्पेसिफिक एस्पिरेशंस जुड़ी हुई थी। हर किसी का इस मूवमेंट के साथ हित जो था वो अलग अलग था और सभी ने इस स्वराज को जो है कॉल तो किया था और उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड भी किया, लेकिन उनके लिए इसके रिस्पॉन्ड का जो मतलब था वो डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट था। यानी कि हम कह सकते हैं इस मूवमेंट में जो लोग जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग था। क्या था जरा हम देख लेते हैं, शहर के अंदर की बात कर लेते हैं पहले। द मूवमेंट इन द टाउन्स। द मूवमेंट started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. देखो इस पैराग्राफ में हमें बता क्या रहे हैं, यानी ये जो मूवमेंट था इसकी शुरुआत जो थी वो शहरों में मिडिल क्लास के जो लोग थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे, उनके पार्टिसिपेशन के साथ इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी शहरों में। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को जो है छोड़ना शुरू कर दिया, कॉलेजेस को छोड़ना शुरू कर दिया, और जो हेडमास्टर्स थे और जो टीचर्स थे इन कॉलेजेस स्कूल्स में उन्होंने रिज़ाइन करना शुरू कर दिया था। लॉयर्स ने अपने लीगल प्रैक्टिस को करना छोड़ दिया। और जो काउंसिल इलेक्शंस थे, जैसे हमारे यहाँ पर इस समय पर पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं या कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होती हैं हमारे पास लोकल, इनके जो इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही वहाँ पर जो काउंसिल इलेक्शंस हो रहे थे, ठीक है, उन काउंसिल इलेक्शंस का भी अधिकतर प्रोविंसेस में जो है बायकाट किया गया एक्सेप्ट मद्रास को छोड़कर जो है सभी काउंसिल इलेक्शंस का सभी जगह पर जो है सभी प्रोविंसेस में लोग विरोध कर रहे थे। मद्रास में नहीं हुआ क्योंकि मद्रास में एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। ये पार्टी जो थी एक नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी जिसमें ब्राह्मण्स शामिल नहीं थे, और उनका ये मानना था कि काउंसिल में बैठकर ही हमें कुछ पावर मिल सकती हैं जो कि नॉर्मली ब्राह्मण्स को मिलती हैं, तो उन पावर्स का हम इस्तेमाल कर जो है अपने हितों के लिए हम लड़ सकते हैं, अपने हितों की मांग कर सकते हैं। The effects of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign cloth burnt in huge bonfires. The import of foreign cloth halved between 1921 and 1922. Its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore rupees. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade as the boycott movement spread, and the people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones. Production of Indian textile mills and handlooms went up. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसका जो इफ़ेक्ट हुआ, ठीक है, वो इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत ड्रामेटिक रूप में हमें देखने को मिलने लगा था। इसका इफेक्ट बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय ढंग हमें इसका देखने को मिला। इकोनॉमिक फ्रंट पर जो फॉरेन गुड्स थी, जो विदेशी सामान थे, इनका बड़े पैमाने पर जो है बायकाट लोग करने लगे, इनका बहिष्कार करने लगे थे, और
जो लिकर शॉप्स थी इनको पिकेटेड करने लगे थे। अब पिकेटेड का मतलब क्या है? पिकेटेड जो है एक तरह से मूवमेंट होता है जिसमें जो शॉप्स होती हैं, ठीक है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनके रास्ते को जो है रोक दिया था, जिससे कि लोग उन फैक्ट्रीज और शॉप्स पर ना जा सके। इसका देखो हमें मीनिंग इसमें दे रखा है न्यू वर्ड में। पिकेट अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस। तो ये कह सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट का ही जो एक हिस्सा होता है, फॉर्म होती है, जिसमें लोग शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस की जो एंट्रेंस होती हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ऐसा ही जो है वहाँ पर लोगों ने करना शुरू कर दिया। लिकर शॉप्स को जो है ऐसे ही उन्होंने पिकेटेड करना शुरू कर दिया था। बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों को जलाया जाने लगा था बड़े बड़े बॉनफायर्स में, और जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स का जो इंपोर्ट होता था वो लगभग 1921 से 1922 में उसकी वैल्यू 102 करोड़ से 57 करोड़ तक हो गई। यानी कि जब जो विदेशी कपड़े 1921 में 102 करोड़ रुपए की हम विदेशों से खरीदते थे, वो 1922 तक आते थे 57 करोड़ तक हो चुका था। यानी कि इसका बिजनेस जो है लगभग हाफ हो चुका था विदेशी कपड़ों का। बहुत सारे प्लेसेस पर, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे स्थानों पर जो मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। विदेशी सामान में वो व्यापार नहीं करेंगे और विदेशी गुड्स को वो फाइनेंस भी नहीं करेंगे, या विदेशी ट्रेड को वो फाइनेंस नहीं करेंगे। और जैसे जैसे ये बायकॉट मूवमेंट फैलना शुरू हुआ, ठीक है, लोगों ने बड़े पैमाने पर डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया इम्पोर्टेड क्लोथ्स का। जो बाहर से कपड़ा आ रहे थे उसका लोगों ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, और वो सिर्फ इंडियंस कपड़े या इंडिया में बने हुई चीज़ों का ही अब वो लोग इस्तेमाल करने लगे थे। तो बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स में हो रहा था, ठीक है, उनका लोग अब जो है इस्तेमाल करने लगे। तो इससे इंडियन टेक्सटाइल मिल्स और हैंडलूम्स में प्रोडक्शन जो है लगातार बढ़ने लगा था। बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ gradually slowed down for a variety of reasons. Khadi cloth was often more expensive than massive produced milk cloth, and poor people could not afford to buy it. How then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of the British ones. These were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. अब देखो ये जो पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से ये जो बायकॉट मूवमेंट था, ठीक है, ये धीरे धीरे जो है कम होने लगा। यानी कि इस मूवमेंट की जो स्पीड थी वो कम होने लगी थी। ऐसा क्यों था उसके बारे में ही इस पैराग्राफ में हमें बताया है। वो हमसे कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट था शहरों में धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगा। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। पहले बात कर रहे हैं खादी क्लॉथ की। खादी क्लॉथ, जो खादी कपड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू जो मिल में क्लॉथ प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके मुकाबले, और इसलिए महंगा होने की वजह से इन खादी क्लॉथ को पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने वो बाय नहीं कर पा रहे थे इसको। और जो अगर बड़े पैमाने पर जो बायकॉट हो रहा था मिल क्लॉथ का, ठीक है, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका। सिमिलरली द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। बड़े पैमाने पर जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, अंग्रेज़ों की जो संस्थाएं थी, सरकारी जो संस्थाएं थी उस समय पर, इनका बायकॉट होने की वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। इस मूवमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस का सेटअप होना बहुत ज़रूरी था। अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुल होना था तो भारत में इन ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस की जगह पर इंडियन इंस्टीट्यूशन का सेटअप होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, जिससे कि ये इनको रिप्लेस कर सकें। लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूशंस का सेटअप बहुत ही स्लो स्पीड से हो रहा था, जिस कारण स्टूडेंट्स और टीचर्स अब धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ वापस जाने लगे थे, यानी कि उन्होंने ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। और लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस, जो लॉयर्स थे उन्होंने भी गवर्नमेंट कोर्ट्स को वापस जाकर ज्वाइन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको रिप्लेसमेंट उस चीज़ का नहीं मिल पाया था। तो ये सब चीज़ें तो हमने शहरों में देखी। उसके बाद हम बात करते हैं रिबेल इन द कंट्री साइड।
देश के जो बाकी हिस्से हैं हम उनकी भी बात कर लेते हैं, वहाँ पर इस मूवमेंट का क्या इफेक्ट था। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू द कंट्री साइड, it drews into its fold the struggle of peasants and tribals, which were developing in different parts of India in the years after the war. तो देखो जब रिबेलियन इन द कंट्री साइड की हम बात कर रहे हैं कि सिटीज़ के साथ साथ जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो देश के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका था। और ये जो मूवमेंट था ये अपने अंदर कई फोल्ड ऑफ स्ट्रगल को लेकर चल रहा था, यानी कि इसमें जो पेजेंट्स और जो ट्राइबल्स थे, ठीक है, इनका जो स्ट्रगल था उसको उसने कई मल्टीपल टाइम्स में उसको जो है बढ़ावा देने में मदद की। और धीरे धीरे जो डिफरेंट पार्ट्स से इंडिया के ईयर आफ्टर द वॉर ये जो है उसमें मल्टीपल फोल्ड में ये जो आगे बढ़ने लगा था। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. अवध में जो बाबा रामचंद्र थे जो कि एक सन्यासी थे, उनके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, एक बार उसको हम पैराग्राफ को फिर से पढ़ लेते हैं। इन अवध peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured labor. The movement here was against talukdars and landlords who demanded from peasants exorbitantly high rents and variety of other cases. Peasants had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. As tenants, they had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land. The peasants' movement demanded reduction of revenue, abolition of beggar, and social boycott of oppressive landlords. In many places, Nai Dhobi bands were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen. In June 1920, Jawaharlal Nehru began going around the villages in Abad, talking to the villagers and trying to understand their grievances. By October, the Awadh Kisan Sabha, set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchandra, and few others. Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region. So, when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasants' struggle into the wider struggle. The peasants' movement, however, developed in the forms that the Congress leadership was unhappy with. As the movement spread in 1921, the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted, and grains hoards were taken over. In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. The name of the Mahatma was being invoked to sanction all action and aspirations. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में पूरा अवध वाला उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि कैसे वहाँ पर जो है ये मूवमेंट का लोगों ने क्या मतलब निकाला। अवध में एक पीजेंट थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, जो कि एक सन्यासी थे, और वो पहले कभी फिजी गए थे एक इंडेंचर्ड लेबर के रूप में। इंडेंचर्ड लेबर एक कॉन्ट्रैक्टेड लेबर होती थी जहाँ पर ये लोग जो है विदेशों में जाकर दूसरी जगह पर जाकर जो है खेती क्या करते थे, लेबर मजदूरी क्या करते थे। ये जो मूवमेंट था वो था अगेंस्ट तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स, जो कि डिमांड कर रहे थे बड़े पैमाने पर पेजेंट से कि वो हाई रेंट जो है पे करें वैरायटी ऑफ अदर स्पेसिस के साथ साथ। पीजेंट्स जो थे यानी जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, ठीक है, उनको मजबूर किया जाने लगा था कि वो बेगार करें। यानी कि बेगार मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी से वर्क अपने यहाँ करवाया जाता है और बदले में कोई पेमेंट नहीं की जाती है, तो कह सकते हैं वर्क विदाउट पेमेंट जो है बेगार होता है। और पीजेंट्स को जो है कहा जाता था कि आप जो है बेगार करें और वर्क एट लैंडलॉर्ड्स फार्म विदाउट एनी पेमेंट। जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके फार्म्स पर काम करें, वो भी बिना किसी पेमेंट के। एज टीनेंट्स, और उन्होंने आगे ये भी कहा कि
जो टेनेंट्स थे इनको किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं थी टेन्योर की, और इनको रेगुलरली एविक्टेड किया जाने लगा था। ठीक है, उनके जो भी लीज लैंड थे उनके ऊपर से जो राइट थे उनके, उस राइट से उनको हटा दिया जा रहा था। पीजेंट्स मूवमेंट जो था वो लगातार डिमांड कर रहा था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए। जो पीजेंट मूवमेंट था इसमें लगातार मांग हो रही थी कि जो रेवेन्यू है, यानी कि जो रेंट जो उनसे लगान लिया जाता था उस लगान में कमी की जाए, और बेगार जो प्रथा है उसको हटा दी जाए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए। और सोशल जो है बायकाट हो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स का। सामाजिक तौर पर जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो जमींदार हैं, ठीक है, जो दमन करते हैं पीजेंट्स का, उनका बायकाट हो पूरे सामाजिक तौर पर। बहुत सारे प्लेसेस पर नाई धोबी बंस जो है ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक, पंचायतों के द्वारा, जहाँ पर इन लैंड लॉर्ड्स को जो सर्विसेज दी जाती थी बार्बर्स और वॉशरमैन की, उन सर्विसेज से उनको बायकाट करने की बात होती। यानी कहने का मतलब है इन लैंड लॉर्ड्स को जो कि ऑपरेसिव थे, इनको जो है बार्बर और वॉशरमैन की जो सर्विसेज दी जा रही थी उन सर्विसेज से उनको वंचित कर दिया जाए। और उसके बाद क्या बता रहे हैं कि हमें जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं अवध के गांव में गए वो, और वहाँ पर उन्होंने जो ग्रामीण लोग थे उनसे बात की और कोशिश की उनके ग्रीवेंसेस को समझने की, उनकी जो शिकायतें थी उनको समझने की, उनको सॉर्ट आउट करने की। और अक्टूबर में अवध किसान सभा, और किसान सभा जो है जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र और इसका कुछ और लोगों ने मिलकर जो है अवध किसान सभा की जो है शुरुआत की, और विदिन अ मंथ, एक मंथ के अंदर ही लगभग इसकी 300 से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं अलग अलग विलेजेस में जो है सेटअप कर दी गई इस रीजन के। सो व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगिन, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई थी तो जो एफर्ट्स थे कांग्रेस के वो थे कि ये जो अवध पीजेंट्स हैं इनके स्ट्रगल को बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ इंटीग्रेट कर दी जाए। जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मूवमेंट चलाया जा रहा है कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं महात्मा गांधी के साथ, ठीक है, इस मूवमेंट में अवध पीजेंट का जो स्ट्रगल है, ठीक है, उसको भी इंटीग्रेट किया जाए। जो पीजेंट मूवमेंट था वो डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप हो रहा था, और जिससे कांग्रेस लीडरशिप जो थी अनहैप्पी थी, खुश नहीं थी। एज द मूवमेंट स्प्रेड, और जब ये मूवमेंट तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ 1921 में, तो जो हाउसेस थे तालुकदार्स के और मर्चेंट्स के, व्यापारियों के, और जो तालुकदार्स थे उनके घरों पर जो है अटैक किया गया, लोगों ने उनके घरों पर हमला किया, ठीक है, बाज़ारों को लूट लिया गया, और जो ग्रेन्स थे, ठीक है, उनको अपने पास होल्ड उन्होंने लोगों ने करना शुरू कर दिया, अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे प्लेसेस पर जो लोकल लीडर्स थे, बहुत सारी जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे, उन्होंने एक पेजेंट से कहा कि महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और ज़मीनें जो हैं दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी गरीब लोगों के बीच में। महात्मा गांधी के नाम से, यानी कि महात्मा के नाम से ये सारे एक्शंस और सारी एस्पिरेशंस जो हैं पब्लिक के सामने रखी जा रही थी, पब्लिक को दी जा रही थी। तो ये सब चीज़ें लगातार वहाँ पर हो रही थी, जिसकी वजह से इस अवध रीजन में बड़े पैमाने पर जो ये पीजेंट मूवमेंट था जो है फैलने लगा था। बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की जा रही थी, दुकानों को लूटा जा रहा था, बाज़ारों को लूटा जा रहा था, अनाजों को अपने कंट्रोल में ले रहे थे। और जो उस समय पर जो पीजेंट्स, जो बड़े बड़े तालुकदार थे, जमींदार थे, ठीक है, इनके घरों पर जो है हमला किया जा रहा था। ट्राइबल पीजेंट्स interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Godem hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the early 1920s, not a form of struggle that the Congress could approve. Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and fruits. This enraged the hill people. Not only were their livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being denied. When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and heal people, and he could survive even bullet shots. Captivated by Raju,
The rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked of the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and given up drinking, but at the same time he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. The Goodem rebels attacked police stations, attempted to clear British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. Raju was captured and executed in 1924 and over time became a folk hero. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें ट्राइबल पीजेंट्स के बारे में बताया गया है। ट्राइबल पीजेंट्स ने महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज का, इसका मैसेज कुछ अलग ही समझ लिया था, इसका उन्होंने संदेश कुछ अलग ही लिया था। गुडेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था, वो बड़े पैमाने पर 1920s के समय पर फैल रहा था। और ये जो फॉर्म ऑफ स्ट्रगल नहीं था, बल्कि जैसा कांग्रेस चाहती थी, जिसको कांग्रेस अप्रूव करती थी, ये अलग तरीके का था। यहाँ पर जो अदर फॉरेस्ट रीजन्स थे, वहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बड़े बड़े जो फॉरेस्ट एरियाज थे उनको क्लोज़ कर दिया था। यहाँ पर लोगों को अंदर जाने पे मनाही कर दी गई थी, ठीक है। और जबकि ये जो आदिवासी लोग थे, जिनको हम मूल निवासी कहते हैं इन जंगलों का, ठीक है, उनको अपने कैटल के लिए घास, लकड़ियाँ और जो घर में जलाने की लकड़ियाँ चाहिए थी, और उनको जो अदर फूड मटेरियल जो मिलता था जंगलों से, उनको जाने पर पाबंदी लग गई थी, तो इस वजह से वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी, ठीक है। ना ही फ्यूल वुड कलेक्ट कर पाए थे, ना ही फ्रूट्स कलेक्ट कर पाए थे। इससे जो हिल पीपल थे उनमें जो है उस चीज़ को लेकर बड़ा ही गुस्सा जो है लोगों के अंदर आने लगा था। और इससे सिर्फ उनकी लिवलीहुड ही अफेक्ट नहीं हुई, उनका जीवन यापन ही अफेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि उनको लगा कि जो उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे इन फॉरेस्ट को लेकर, उनकी अवहेलना की जा रही है। गवर्नमेंट लगातार फोर्स कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार फोर्स कर रही थी कि ये जो लोग हैं, ये जो इन जंगलों में रहने वाले लोग हैं, वो बेकार करें रोड बिल्ड करने में, और जिसका लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध करना शुरू कर दिया था हिल पीपल्स ने। और उसमें एक पर्सन थे जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, ठीक है। अलूरी सीताराम राजू जो कि एक फोक हीरो हैं उस एरिया के, ठीक है। उनके बारे में कहा था कि उन्होंने कहा कि उनके पास वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स हैं, वो जो हैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस को करेक्ट कर सकते हैं, और वो लोगों को ज़िंदा कर सकते हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं, अगर उनको गोली लग जाए वो तब भी ज़िंदा रह सकते हैं, ऐसा उन्होंने जो है बताया था। कैप्टन बाय राजू के इस बात की इस वजह से, ठीक है, रेबेल जो है बड़े पैमाने पर होने लगा। और जो रेबेलियंस थे उन्होंने जो है कहा कि भाई राजू जो है ये भगवान का ही एक अवतार है, स्वरूप है। राजू जो है उनका कहना था कि वो महात्मा गांधी की ग्रेटनेस से काफ़ी अफेक्टेड हैं, काफ़ी प्रभावित हैं, और वो इंस्पायर्ड हैं महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से भी, ठीक है। और जिसमें उन्होंने लोगों को कहा कि भाई वो जो खादी पहने, खादी ही वेयर करा करें, जो ब्रिटिश क्लॉथ्स हैं उनको वो वेयर ना करें, और उन्हें ड्रिंकिंग जो है छोड़ देनी चाहिए। सेम टाइम पर ही उनका ये भी मानना था कि भारत सिर्फ जो आज़ाद हो सकता है वो फोर्स के साथ हो सकता है, ना कि नॉन वायलेंस के साथ। जो गुडेम रेबल्स थे उन्होंने जो है पुलिस स्टेशंस पर अटैक करना शुरू कर दिया था, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को उन्होंने मार दिया था, और वो गुरिल्ला वारफेयर को यूज़ करने लगे थे स्वराज को अचीव करने के लिए। अलूरी सीताराम राजू को जो है 1924 में जो है कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया, और वो जो है फोक हीरो के रूप में जो है लोगों के सामने आज भी उनके लिए अमर हैं। आगे बढ़ें स्वराज इन द प्लांटेशन के हुए। स्वराज इन द प्लांट, देखो हमने अभी तो देखा सिटीज़ में कैसे था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से अवध के इलाके में जो पीजेंट्स थे उन्होंने इसका मतलब क्या निकाला। उसका हमने देखा हिल्स में जो आदिवासी जो लोग थे आंध्र प्रदेश के या जो अदर रीजन्स में जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने इसका मतलब क्या निकाला। अब हम बात कर रहे हैं प्लांटेशंस में जो वर्क करने वाले पीजेंट्स थे, उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था। Workers to had their own understanding of Mahatma Gandhi and the notion of Swaraj. For plantation workers in Assam, freedom meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed,
and it meant retaining a link with the village from which they had come. Under the Inland Emigration Act of 1859, plantations workers were not permitted to leave the tea gardens without permissions, and in fact, they were rarely given such permission. When they heard of the non cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantation, and headed home. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. They, however, never reached their destination, stranded on the way by a railway and steamer strikes. They were caught by the police and brutally beaten up. ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हमें बता रहे हैं कि आसाम में जो बिहार में जो प्लांटेशंस वर्कर्स थे उनकी क्या कंडीशन थी या उनका लिए मूवमेंट क्या, इस मूवमेंट का मतलब क्या था। क्या वर्कर्स जो है महात्मा गांधी का जो नोशन था स्वराज का, उसका अपना ही मतलब निकाल रहे थे, और प्लांटेशन वर्कर जो थे आसाम के अंदर, उनके लिए फ्रीडम का मतलब था कि वो फ्रीली मूव कर सकें, ठीक है, उन कन्फाइंड स्पेसेस तक जहाँ पर उनको आने जाने की रोक टोक लगी हुई है। उनका इसका मतलब ये था कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पर वो फ्रीली आ जा सकें, उनके लिए फ्रीडम का मतलब यही था। लेकिन जो इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859 में आया था, उसके अकॉर्डिंग जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको परमिट नहीं किया गया कि वो विदाउट परमिशन जो है टी गार्डन्स से अपने घरों तक जा सके, अपने विलेजेस तक जा सकें। और वो परमिशन अगर मांगते भी थे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उनको जो है परमिशन बहुत ही कम मिलती थी, यानी मिलती ही नहीं थी। जब उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, ठीक है, तो उन्होंने जो है अपनी अथॉरिटीज़ के द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनको मानने से मना करना शुरू कर दिया, और वो प्लांटेशंस को छोड़कर अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। उनका मानना था कि गांधी राज अब आने वाला है और हर किसी को उनके गांव में ही जो है ज़मीनें मिल जाएंगी। हालांकि ये लोग कभी भी अपने प्लांटेशन जहाँ पर वर्क कर रहे थे वहाँ से अपने घरों पर नहीं पहुँच पाए। रास्ते में ही रेलवेज़ और स्टीमर स्ट्राइक्स हो रही थी, इस वजह से उनको रास्ते में ही पुलिस और के द्वारा पकड़ लिया गया और उनको बहुत बुरी तरह पीटा जाने लगा था। द विजन ऑफ दीज मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय द कांग्रेस प्रोग्राम। दे इंटरप्रेटेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वेज, इमेजिनिंग it to be a time when all suffering and all troubles would be over. Yet, when the drivers chanted Gandhiji's name and raised slogans demanding Swatantra Bharat, they were also emotionally relating to an all-India agitation. When they acted in the name of Mahatma Gandhi or linked their movement to that of the Congress, they were identified with a movement which went beyond the limits of their immediate locality. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पूरा बताया कि एक्चुअली में पूरा जो विज़न था उसका मतलब क्या था। जो विज़न था मूवमेंट का वो कांग्रेस के द्वारा डिफाइंड, कांग्रेस प्रोग्राम के द्वारा प्रॉपर तरीके से डिफाइंड नहीं था। इसका जो टर्म, जो स्वराज टर्म जो था, इसका जो इंटरप्रिटेशन था, इस वर्ड का जो मीनिंग था, वो हर किसी ने अपने अपने तरीके से लिया था। हर कोई इसको अपने अपने समय के हिसाब से, अपने अपने जगह के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो है इमेजिन कर रहा था इसका मतलब क्या है। क्योंकि सोसाइटी के हर एक सेक्शन का व्यक्ति जो है सफ़र कर रहा था और सभी ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है, और लंबे समय से इस ट्रबल्स को फेस कर रहे थे, इसलिए उनका अपने अपने अकॉर्डिंग उसका मीनिंग निकालना जो था वो ऑब्वियसली भी था। और ट्राइबल्स ने गांधी जी का नाम, जब ट्राइबल्स से गांधी जी का नाम जो लेते थे और उन्होंने जब स्लोगन्स लेते थे कि स्वतंत्र भारत की उन्होंने डिमांडिंग की, ठीक है, इससे ऑल इंडिया एजिटेशन, मतलब और भारत में जितने भी समुदाय के लोग थे, समूहों के लोग थे, सभी अपने आप को इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ पाते थे। जब उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पर एक्ट करना शुरू किया या अपने मूवमेंट को कांग्रेस के साथ लिंक करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि ये जो मूवमेंट है ये बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ देयर इमीडिएट लोकेलिटी है, कि जो इनकी इमीडिएट जो लोकेलिटी है इनकी लिमिट से बाहर का मूवमेंट है। इसलिए ये मूवमेंट जो है सबको आपस में जोड़ने का काम तो कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसका पर्पस, इसका जो मीनिंग था, ठीक है, सभी ने एक सेम सेंस में नहीं लिया, जिस वजह से ये जो मूवमेंट था धीरे धीरे जो है स्लो डाउन होने लगा था। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं।
आगे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।